हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू इंडिया क्लासेस। होप आपकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। और आज मैं आपके लिए इनकम टैक्स के रिवीजन लेक्चर्स लेके आया हूँ। अगर मैं बात करूँ इनकम टैक्स के रिवीजन लेक्चर की, तो ये लेक्चर हैं सीए इंटरमीडिएट, इंटर, सीएमए इंटर एंड सीएस एग्जीक्यूटिव। ये आपके अमेंडेड लेक्चर हैं, फाइनेंस एक्ट रिवीजन लेक्चर है। बेसिकली फाइनेंस एक्ट 2019 के हिसाब से ये आपकी क्लासेस रेलेवेंट हैं। वो एग्जाम जो आपका मई में होना था या जून में होना था 2020 में, जो अभी तक नहीं हो पाया, पोस्टपोन होता चला जा रहा है, उसके लिए भी एग्जाम ये आपके लेक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं, रेलेवेंट हैं। और साथ ही साथ में नवंबर या दिसंबर 2020 के जो आपके एग्जाम होंगे उनके लिए भी लेक्चर आपके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और रिवीजन लेक्चर में हम जो पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके साथ में, वो डिस्कस करेंगे कैपिटल गेन। ठीक है, रिवीजन का हम प्रोसेस क्या फॉलो करेंगे, जो हमारे नोट्स थे, नोट्स के बेसिस पे ही हम रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा फास्ट मोड में रिवीजन करेंगे। आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, रिवीजन केवल और केवल रिवीजन लेक्चर कंप्लीट नहीं है, आपको अपनी सेल्फ स्टडी करनी थॉरोली, जो क्लास में आपने करी हुई है, जो आपने अगर नोट्स बनाए हुए हैं, जो आपके मॉड्यूल हैं, उनको आपको थॉरो रीडिंग करनी है। रिवीजन लेक्चर आपकी हेल्प करेगा केवल इस बात के लिए कि जो रीडिंग आपने करी हुई, जो स्टडी आपने करी हुई है, उसकी रिकॉलिंग फास्ट हो जाएगी, उसके लिए रिवीजन लेक्चर आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम शुरू करेंगे कैपिटल गेन से। शुरू। हाँ जी, कैपिटल गेन में सबसे पहले हम अमेंडमेंट की बात करेंगे कि फाइनेंस एक्ट 2019 में कौन कौन से अमेंडमेंट हुए। बहुत ही माइनर से अमेंडमेंट है, ऐसे बहुत ज़्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट नहीं है, एक या दो अमेंडमेंट ठीक ठाक हैं, उन्हें हमें ध्यान देना होगा। और फिर बाकी रिवीजन की बात करेंगे। तो पहला जो अमेंडमेंट है कैपिटल गेन में, कि आपका जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है फॉर द प्रीवियस ईयर 1920, दैट इज 289 कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है। फिर डेफिनेशन ऑफ डीमर्जर की डेफिनेशन में उन्होंने अमेंडमेंट किया है, आप उसे मॉड्यूल से रीड करेंगे। एज सच बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर एक अमेंडमेंट है सेक्शन 50 सीए में, और उसी से रिलेटेड अमेंडमेंट है सेक्शन 56 टू 10 में। सेक्शन 50 सीए की अगर हम बात करें तो ये कहता है कि अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी के शेयर ट्रांसफर किए जाते हैं और जो सेल प्राइस है, वो सेल प्राइस अगर एफएमबी से कम है, जो सेल प्राइस है वो कम है एफएमबी से, क्लोजली हेल्ड कंपनी के शेयर अगर ट्रांसफर किए जाते हैं और सेल प्राइस अगर एफएमबी से कम है, तो हम एफएमबी को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानेंगे, एफएमबी को हम मानेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, ठीक है, मेरी बात समझ में आती। लेकिन इसी बात पे, इसी प्रोविजन में अमेंडमेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है कुछ क्लास ऑफ पर्सन, कुछ पर्सन या कुछ क्लास ऑफ पर्सन पे, जिसपे ये प्रोविजन सेक्शन 50 सीए एप्लीकेबल नहीं होगा। अभी तक ऐसा कुछ नोटिफाई नहीं किया गया है, तो बस इतना उन्होंने कहा हुआ है कि जो सेल कंसिडरेशन कम था, एफएमबी ज्यादा थी, बेसिकली आप कम सेल कंसिडरेशन दिखा के टैक्स को अवॉइड करना चाहते थे जब आप क्लोजली हेल्ड कंपनी के शेयर ट्रांसफर कर रहे थे, तो उसके केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम एफएमबी को मान लेंगे। लेकिन ये प्रोविजन सेक्शन 50 सीए के प्रोविजन कुछ खास पर्सन या कुछ खास क्लास ऑफ पर्सन को, स्पेसिफाइड पर्सन और स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ये अमेंडमेंट है। अब वो कौन लोग हैं जिन पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ये भी नोटिफाई नहीं करेंगे। ठीक है, इसी से रिलेटेड अमेंडमेंट सेक्शन 56(2) में कहा गया, क्योंकि सिमिलर प्रोविजन वहां पर था कि अगर आपको कोई एसेट आप परचेज कर रहे हो और जो आपका जो परचेज कंसिडरेशन है वो एफएमवी से कम है और 50,000, ये डिफरेंस 50,000 से ज्यादा हो जाता है, तो आपकी गिफ्ट मान ली जाती थी।
और गिफ्ट के रूप में आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर अब यहाँ पर भी अमेंडमेंट है और वो कहते हैं कुछ खास क्लास ऑफ पर्सन पे ये प्रोविजन, कुछ खास पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन पे ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। मतलब इवन दो एफएमवी आपकी ज्यादा होगी और सेम कंसिडरेशन कम होगी तब भी गिफ्ट नहीं माना जाएगा। बट वो कौन लोग हैं अभी वो नोटिफाई नहीं करे गए हैं। तो ये दोनों जो अभी तक के 3 अमेंडमेंट, भाई ये 289 वाला अमेंडमेंट आपको याद रखना है। डेफिनेशन एज सच कोई खास नहीं। 50 सीए और 56 टू 10 का जो अमेंडमेंट है वो भी ठीक ठाक है। उसमें एज सच ध्यान रखना है कि हाँ ये खास क्लास ऑफ पर्सन पे ये प्रोविजन नहीं लगेंगे, बट ऐसे कोई अभी नोटिफाई नहीं किए गए तो अभी सब पे लग रहे हैं। तो एज इट इज पोजीशन वही है, कोई पोजीशन में चेंज नहीं आया। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मुझे जो लगता है कि जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ है बस वो यही हुआ है, वो सेक्शन 54 में जो हमने देखा था कि एक रेसिडेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ के लिए जो जिसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है ऑन ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो उसको एक नया घर खरीदना था जिससे वो अपने कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट करा सकता था। जितने कैपिटल गेन का अमाउंट था उतने के बराबर का वो नए घर में इन्वेस्ट करके क्या कर सकता था, कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट करा सकता था। वहां पर एक कंडीशन थी कि आप एक घर खरीद सकते थे। यहां पर इन्होंने अमेंडमेंट किया कि अगर आपका कैपिटल गेन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन नहीं, अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम है, असेसी इंडिविजुअल एचयूएफ है वही सेम कहानी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मतलब सेक्शन 54 के लिए आप एलिजिबल हो और आपका कैपिटल गेन अगर 2 करोड़ तक है, 2 करोड़ से कम है, लेस देन 2 करोड़, तो कैपिटल गेन अगर लेस देन 2 करोड़ है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप एक नहीं 2 घर खरीद सकते हो। तो 2 भाई एग्जाम तो जितना आपका कैपिटल गेन होगा उतना ही होगा, बट आप पहले कंडीशन थी कि एक ही घर खरीद सकते थे, बट आपके पास अब मौका है आप 2 घर खरीद सकते हो। लेकिन अगर कैपिटल गेन आपका 2 करोड़ से ऊपर निकल जा रहा है तो फिर नहीं, फिर आपके पास एक ही मौका है। तो एक ये छोटा सा ऑप्शन आपके लिए मिल गया और ये ऑप्शन वंस इन अ लाइफ टाइम, ठीक है। एक बार किसी प्रीवियस ईयर में आपने घर बेच के घर खरीद लिया, 2 घर खरीद लिए, एग्जाम्पशन ले ली, अगली बार फिर जीवन में आप दोबारा इस एग्जाम्पशन को ले पाओगे, बट वो एक ही घर के लिए ले पाओगे, 2 घर के लिए नहीं ले पाओगे। आप फिर घर बेचो, घर खरीदो, कोई दिक्कत नहीं, आपको 54 की एग्जाम्पशन मिल जाएगी। लेकिन जो आपको ऑप्शन दिया गया कि आप 2 घर खरीद सकते हो अगर आपकी कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम है, ये ऑप्शन आपके लिए नहीं रहेगा, ठीक है। दिस ऑप्शन इज वंस इन अ लाइफ टाइम। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये अमेंडमेंट है और ये अगर ये अमेंडमेंट है वहां पर आप इसको इनकॉर्पोरेट कर लीजिएगा। बाकी आप रिवीजन कर लेंगे हम पूरा, तो रिवीजन में पूरा कैपिटल गेन कवर अप हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए रिवीजन शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कैपिटल गेन की बात करनी है आज हमें। कैपिटल गेन चार्जिंग सेक्शन है कैपिटल गेन का, सेक्शन 45(1), ठीक है। रिवीजन है, थोड़ा सा फास्ट लेके चलेंगे। तो सेक्शन 45(1) किन बातों को कहता है, यहीं से हमारी पूरी स्टार्टिंग रहेगी और यही हमारा बेस रहेगा आगे इस पूरे हेड को डिस्कस करने के लिए। कैपिटल गेन कहता है इस तरीके से, देखिए कैपिटल गेन की अगर हमें बात करनी है, कैपिटल गेन कहता है कोई कैपिटल एसेट होना चाहिए और कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होना चाहिए, ट्रांसफर प्रीवियस ईयर में होना चाहिए। तो जो कैपिटल गेन अराइज होगा वो टैक्सेबल होगा इन सेम प्रीवियस ईयर, उसी प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल हो जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी बात को कैपिटल एसेट से। कैपिटल एसेट को डिफाइन करा गया है सेक्शन 214 में। कैपिटल एसेट किसे कहते हैं, तो कैपिटल एसेट की अगर हम बात करें तो कैपिटल एसेट को इस तरीके से हम समझ सकते हैं, क्या क्या कैपिटल एसेट माना जाएगा और क्या क्या कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। तो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन कहती है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर रिलेटेड टू बिजनेस और प्रोफेशन और नॉट, बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड हो या ना हो, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा अगर कोई शेयर्स हैं जो इंडियन कंपनी के शेयर्स अगर वो होल्ड करके रख रहे हैं, सिक्योरिटी होल्ड करके रख रहे हैं, तो वो हमेशा कैपिटल एसेट माना जाएगा, इवन दो अगर वो स्टॉक एंड ट्रेड की तरह भी होल्ड करके रखे गए होंगे। मूवेबल आइटम और पर्सनल, वैसे तो मूवेबल आइटम को एक्सेप्शन में एक्सक्लूड में किया गया है, मूवेबल और पर्सनल आइटम है, लेकिन मूवेबल और पर्सनल आइटम के कुछ एक्सेप्शन हैं। मतलब जो कैपिटल एसेट माने जाएंगे वो क्या क्या हैं, ज्वेलरीज, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ वर्क ऑफ आर्ट, कोई और अदर वर्क ऑफ आर्ट है। तो इवन दो ये मूवेबल और पर्सनल इफेक्ट के हैं जो कि एक्सेप्शन का पार्ट है, बट इन्हें फिर भी हम कैपिटल एसेट मानेंगे।
क्या क्या एक्सक्लूड करेंगे? एसआईटी, स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड कहें या कंज्यूमेबल्स कहें या स्टोर कहें, तो इन्हें हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। अब स्टॉक इन ट्रेड किसे कहते हैं बात आपको समझ में आती है, लेकिन एफआईआई के यहाँ पर अगर सिक्योरिटी एज अ स्टॉक इन ट्रेड होंगी तो इवन दो वो स्टॉक इन ट्रेड है बट फिर भी कैपिटल एसेट मानी जाएगी। इस पॉइंट से ये बात क्लियर होती है। मूवेबल आइटम फॉर पर्सनल यूज किसको छोड़कर? JADPSW को छोड़कर, JADPSW को छोड़कर, तो ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर और वर्क ऑफ आर्ट को छोड़कर जितने भी मूवेबल आइटम और पर्सनल इफेक्ट के होंगे उन्हें हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएगी, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट मानी जाएगी, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड कैपिटल एसेट नहीं माने जाएंगे। ठीक है, एक्सेप्शन का पार्ट है। ये हमने जान लिया किसे हम कैपिटल एसेट कहेंगे। अब कैपिटल एसेट को हम ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग के बेसिस पे कैपिटल एसेट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को अगर हमें डिटरमाइन करना है किस बेसिस पे डिटरमाइन किया जाएगा तो पीरियड ऑफ होल्डिंग के बेसिस पे डिटरमाइन करेंगे। तीन कैटेगरी है यहाँ पर, आपके पास मेरे नोट्स होंगे तो नोट्स से आपका रिवीजन बहुत फास्ट हो जाएगा, बट फिर भी अगर नहीं है तो मैं लिंक नोट्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपको मिल जाएगा नोट्स। ठीक है, अब कौन कौन से हैं? सिक्योरिटीज लिस्टेड इन अ स्टॉक एक्सचेंज, मतलब लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड डिबेंचर, लिस्टेड बॉन्ड अगर लिस्टेड हैं, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड या यूनिट ऑफ यूटीआई और जीरो कूपन बॉन्ड, अगर ये आपके कैपिटल एसेट हैं तो इन पे जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो 12 मंथ्स के हिसाब से देखेंगे। मतलब अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स होगा तो शॉर्ट टर्म, और अगर मोर देन 12 मंथ्स हो जाएगा तो लॉन्ग टर्म। देन अनलिस्टेड शेयर्स, देखिए लिस्टेड में शेयर्स सिक्योरिटीज कहा गया था, मतलब बॉन्ड और डिबेंचर भी आ जाएंगे। अनलिस्टेड शेयर्स में मतलब केवल शेयर्स की बात करी गई है, तो अनलिस्टेड शेयर्स की अगर हम बात कर रहे हैं या लैंड बिल्डिंग या दोनों की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो 24 मंथ्स के हिसाब से डिटरमाइन किया जाएगा। यूनिट ऑफ डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन शेयर, मतलब डेट या बॉन्ड और अदर कैपिटल एसेट, इन पे पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 मंथ्स का डिसाइड किया जाएगा। ये जो 12, 24 और 36 मंथ्स की लिमिट है इनको किस तरीके से देखना है? लेस देन और इक्वल टू 12, 24, 36 तो शॉर्ट टर्म, और अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो लॉन्ग टर्म। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए यहाँ पर एक बात और, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का पार्ट होता है जिसका मैक्सिमम पार्ट, जो फंड का मैक्सिमम अमाउंट है वो इन्वेस्टेड है इक्विटी शेयर्स में। जैसे कि 90% तक का पार्ट आपका इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट है। अगर लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफर करी जा रही हैं और उनको अगर हम सेपरेट कर सकते हैं तो लैंड का कैपिटल गेन अलग निकाला जाएगा और बिल्डिंग का कैपिटल गेन अलग निकाला जाएगा। तो ये हमने जान लिया कैपिटल। देखिए हम पूरे डिस्कशन को जो कंटिन्यू करेंगे वो इसी के बेसिस पे करेंगे। ये हमारी जो थीम है, ये जो हमने यहाँ पर डिस्कस करी, ये थीम है, इसी के बेसिस पे हम बात करेंगे। तो कैपिटल एसेट किसे कहते हैं हमने डिस्कस कर लिया, सेक्शन 214। अब कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होना चाहिए, सेक्शन 247 2 और क्लॉज 47, कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होना चाहिए। ट्रांसफर की अगर हम बात करें तो ट्रांसफर के लिए सेक्शन 247 है जो कि ट्रांसफर को बताता है। जिस ऑर्डर में मैं आपसे कह रहा हूँ इसी ऑर्डर में आपको रिवाइज करना है। नोट्स में कुछ आगे पीछे भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको रिवीजन इसी ऑर्डर में करना है। ट्रांसफर का मतलब होता है सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट ऑफ एनी एसेट, किसी एसेट को छोड़ देना, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयरइन, कोई राइट छूट जाना। ठीक है, कंपलसरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ, कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है तो उसे भी हम ट्रांसफर मानेंगे। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक एंड ट्रेड, उसे भी हम ट्रांसफर मानेंगे। और अगर कोई आप पार्ट परफॉर्मेंस करके कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देते हो, पार्ट पोजीशन दे देते हो, पार्ट परफॉर्मेंस में मतलब थोड़ा एडवांस लेके आप पोजीशन दे देते हो तो हम ट्रांसफर मान लेंगे, इवन दो जो रजिस्ट्रेशन है, जो एग्रीमेंट है, रजिस्ट्री है, जो वो आपकी बात में हो रही होगी। ठीक है, और हाउसिंग ग्रुप स्कीम है, हाउसिंग ग्रुप स्कीम में अगर आपको कोई प्रॉपर्टी, आपको घर मिला हुआ है तो अगर आप अपनी मेंबरशिप ट्रांसफर कर दोगे तो हम मान लेंगे वो आपका घर, वो जो ग्रुप स्कीम में जो आपका फ्लैट है वो ट्रांसफर मान लिया जाएगा। और मैच्योरिटी और रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड का रिडम्पशन या मैच्योरिटी, ये भी आपका ट्रांसफर मानते हैं। तो ट्रांसफर कोई कैपिटल एसेट होना चाहिए, कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होना चाहिए। और कैपिटल एसेट हमने देख लिया, कैपिटल एसेट के टाइप देख लिया हमने, ट्रांसफर देख लिया। अब जो ट्रांसफर हुआ प्रीवियस ईयर में हुआ तो जो गेन अराइज होगा, अब ध्यान रखिएगा मेरी बात को, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। और कैपिटल गेन को निकालने के लिए हमारे पास सेक्शन 48 है जो कि हमें ये बताएगा कि कैपिटल गेन कैसे निकाला जाना चाहिए।
तो कैपिटल चलिए हम 48 पे पहुंचते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, दो तरीके के कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है बेटा, जो फुल वैल्यू, देखिए सिंपल सी कहानी है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इसको आप इस तरीके से लिखेंगे, जो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन की बात करें तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जितने में हमने कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया है, माइनस करेंगे हम एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सच ट्रांसफर, उस ट्रांसफर से रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंसेस हैं तो ये आपका आ जाएगा नेट कंसिडरेशन, नेट कंसिडरेशन। और इससे हम माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इससे हम माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो हमारा STCG आ जाएगा। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस, तो ये आपका नेट कंसिडरेशन हो गया। इससे हम माइनस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इससे हम माइनस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये आपका आ जाएगा LTCG, क्या आ जाएगा, LTCG आ जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस किस बात का है, यहाँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना, वहाँ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम कैसे निकालेंगे, देखिए जरा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम कैसे निकालेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने का तरीका है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाइड बाय CII, CII का मतलब होता है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। ठीक है, ईयर ऑफ ट्रांसफर, ईयर ऑफ ट्रांसफर, जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ है उसका CII लेंगे और डिवाइड करेंगे CII ईयर ऑफ एक्विजिशन। लेकिन अगर एक्विजिशन 1/4/2001 के पहले लिए हुआ होगा तो CII 01/02 का होगा। ठीक है, 01, तो मैं ये कह सकता हूँ विच एवर इज लेटर, इन दोनों में जो बाद में होगा उसका हम CII लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की अगर बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की अगर बात करें तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मल्टीप्लाइड बाय CII ईयर ऑफ ट्रांसफर अपॉन CII, ठीक है, ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। ठीक है, यहाँ पर 1/4 ये जो CII 1/2 वाली सिचुएशन नहीं होगी, क्योंकि कोई भी इंप्रूवमेंट, आगे हम पढ़ेंगे, कोई भी इंप्रूवमेंट अगर 1/4/2001 के पहले हुआ होगा तो उस इंप्रूवमेंट को हम इग्नोर कर देंगे। क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो ये बात आ गई, ये हमने डिस्कस करी थी। कह रहे हैं एनी इंप्रूवमेंट विच इज इनकर्ड ऑन और बिफोर 1/4/2001 शैल बी इग्नोर, कोई भी इंप्रूवमेंट अगर 1/4/2001 के पहले हुआ होगा तो उसे हम इग्नोर कर देंगे। अगली बात आते हैं, कुछ ध्यान रखना है, और हाँ यहाँ पर एक पॉइंट क्या और भी है कि अगर हमने STT पे किया है, नो डिडक्शन ऑफ STT, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, तो उसका आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। ट्रांसफर के समय पर पे किया हो तो अभी उसे हम माइनस नहीं करेंगे, और अगर परचेज के समय पर पे किया होगा तो उसे हम कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे। तो डिडक्शन का कोई पार्ट नहीं होना है। कुछ बॉन्ड और डिबेंचर होंगे, उनका इंडेक्सेशन नहीं होता है, एक्सेप्ट कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय RBI। कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड इशूड बाय गवर्नमेंट के द्वारा जो अगर इशू हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अगर इशू हैं तो उन पे इंडेक्सेशन नहीं होता है। एक फिफ्थ प्रोवाइसो कहता है फॉरेन एक्सचेंज RDP है, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड। ठीक है,
तो ये कुछ बॉन्ड हैं जो गवर्नमेंट जो इंडियन कंपनी ने अगर इशू करे होते हैं, तो इनमें क्या होता है बेटा कि अगर डिफरेंस जो हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है नॉन रेसिडेंट का, वो रुपी एप्रिसिएशन की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? रुपी एप्रिसिएशन, रुपी की वैल्यू बढ़ गई है, इसकी वजह से उनका प्रॉफिट हो रहा है। जब खरीदे थे तो रुपी का कन्वर्जन रेट डॉलर के अगेंस्ट में रुपी की वैल्यू कम थी, अब डॉलर के अगेंस्ट में रुपी की वैल्यू बढ़ गई है, तो उनको पैसा ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो वो जो रुपी की एप्रिसिएशन की वजह से अगर कोई गेन होगा, तो उस गेन को हम क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे, उसे हम कैपिटल नहीं मानेंगे। ठीक है, ये बात एसटीटी वाली लिखी हुई है। और 112A में अगर हम कैपिटल गेन दे रहे हैं तो फिर हम इंडेक्सेशन नहीं करेंगे। ये इंडेक्स नंबर है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब इसी से हमें देखिए हमारा जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट क्या कह रहा था, यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करनी है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की बात करनी है, क्योंकि यही से तो कैपिटल गेन निकला है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की अगर हम बात करें, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट बीइंग गुडविल ऑफ एनी बिजनेस, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम एसोसिएटेड विद बिजनेस, टेनेंसी राइट, स्टेज कैरेट, whom आर्स राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस और प्रोसेस ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग और राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस। अगर ये सेल्फ जनरेटेड है तो इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं होगी, और अगर ये एक्वायर है तो इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन परचेज प्राइस होगी, जिस प्राइस पे हमने खरीदे। इन पे जो एफएमबी वाला ऑप्शन होता है 14/2001 का, वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट थी, अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है प्रोफेशन की, किसकी गुडविल है? प्रोफेशन की, तो उनकी वो इनडिटरमिनेट मानी जाती है। क्या मानी जाती है? इनडिटरमिनेट मानी जाती है, और उसको हम इनडिटरमिनेट मानी जाने की वजह से उस पर कोई कैपिटल अराइज नहीं होगा। फिर कैपिटल एसेट हमने यहाँ पर बात करी कि अगर आपके पास शेयर्स हैं एज अ कैपिटल एसेट, एज अ शेयर्स हैं, तो अगर ओरिजिनल होल्डिंग है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उनकी परचेज प्राइस होगी। ठीक है, और अगर राइट शेयर्स हैं तो प्राइस एक्चुअली पेड अंडर द राइट इशू, जो जिस प्राइस वो कंपनी को हमने पे किए होंगे। ठीक है, और अगर राइट को आप रिनाउंस कर देते हो तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपके लिए निल होगी, और उस रिनाउंस के बेसिस पे अगर सामने वाले ने शेयर परचेज करे हुए हैं तो जो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी, तो जो राइट के लिए उसने पे किया हुआ है आपको और जो कंपनी को पे किया होगा, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। बोनस शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी? निल मानी जाएगी। और इसमें आपको 14/2001 की ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब अगर शेयर्स आपको बोनस राइट कोई भी शेयर्स हो या ओरिजिनल होल्डिंग 14/2001 के पहले अलॉट किए गए होंगे, तो आप उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एफएनबी एज ऑन 14/2001 ले सकते हो। इन रिलेशन टू एनी अदर एसेट where such asset become the property of assessee before 14/2001, अगर कोई भी एसेट जो assessee की प्रॉपर्टी बना है 14/2001 के पहले, तो assessee के पास ऑप्शन है कि वो कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट और एफएनबी एट द ऑप्शन ऑफ assessee, एट द ऑप्शन ऑफ assessee बेसिकली whichever is higher, जो ज्यादा होगी वो ले लेंगे। ठीक है, where capital asset become the property of the assessee by any mode specified in section 49(1). 49(1) में कुछ मोड है जिन्हें हम कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर में अट्रैक्ट करते हैं, मतलब जब ट्रांसफर किए गए होंगे तो उन्हें ट्रांसफर नहीं माना गया होगा। ठीक है, जब वो ट्रांसफर नहीं माने गए होंगे तो जो रेसिपिएंट है जब वो फर्दर ट्रांसफर कर रहा होगा तो उनकी जो कॉस्ट होगी वो कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर होगी। इसमें क्या कहेंगे? कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। ठीक है, और अगर कहीं ऐसा है कि कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर असर्टेनेबल नहीं है, तो फिर हम उसकी एफएमबी ले लेंगे ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर वाली डेट में या गिफ्ट वाले डेट में हम एफएमबी ले लेंगे। Where the capital asset become the property of the previous owner before 14/2001, तो cost to the previous owner और FMB, वो FMB का ऑप्शन उसमें भी लग जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक यहाँ पर एक वो बात है, इनकम डिक्लेरेशन स्कीम में 2016 में अगर कोई आपने एसेट डिक्लेयर किया हुआ था, तो जिस वैल्यू पे एसेट को डिक्लेयर करके, जिस एफएमबी बेसिकली एफएमबी पे डिक्लेयर किया हुआ था, तो वो एफएमबी पे आपने टैक्स पे कर दिया है, तो वो एफएमबी ही आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी। क्या मान ली जाएगी? एफएमबी ही आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी। यहाँ पर फाइनेंस एक्ट 2018 का अमेंडमेंट है सेक्शन 112A के लिए, इनके लिए कहते हैं कि अगर फर्स्ट फैब 2018 के बाद, 1 फैब 2018 से पहले अगर कोई आपके शेयर एक्वायर्ड पड़े हुए हैं
और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर उन पे हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, तो उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम क्या लेंगे, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और लोअर ऑफ एफएमवी ऑफ सच एसेट और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इन दोनों में जो कम होगा उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से। ठीक है, मतलब ये क्या है बेटा कि पहले जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था वो 1038 में एग्जम्प्ट था, लेकिन 1 फरवरी 2018 के बाद से इसको क्या कर दिया गया है, टैक्सेबल कर दिया गया है। तो 1 फरवरी 2018 तक का जो गेन था वो उन्होंने एग्जम्प्ट कर दिया। कैसे एग्जम्प्ट कर दिया, 1 फरवरी 2018 की एफएमवी को कॉस्ट मानते हुए। क्या मानते हुए भाई, आपको एफएमवी का ऑप्शन दे दिया, तो अगर कॉस्ट कम है, एफएमवी ज्यादा है, तो एफएमवी आपकी कॉस्ट मान ली जाएगी, तो वहां तक के गेन को आपको एडजस्ट कर दिया, गेन या लॉस या जो भी हो सिचुएशन वहां तक की उन्होंने एडजस्ट कर दिया। ठीक है, देन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में गुडविल ऑफ एनी बिजनेस, राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस ऑफ एनी आर्टिकल और राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस, इनकी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं मानी जाएगी। और बाकी कोई भी अदर एसेट्स हैं तो उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो इंप्रूवमेंट है, जो भी हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया होगा ऑन और आफ्टर 1/4/2001, चाहे एसएससी ने किया हो चाहे प्रीवियस ओनर ने किया हो। ठीक है, प्रीवियस ओनर का केस लगेगा सेक्शन 49(1) के केस में। ठीक है, जिनमें हम गिफ्ट वगैरह देते हैं, बिल वगैरह से उस हिसाब से काम कर रहे होते हैं। और कोई भी खर्चा अगर आप किसी अदर हेड में एक्सपेंस क्लेम कर लेते हो तो फिर उसको हम कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का पार्ट नहीं मानेंगे। और कोई भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो 1/4/2001 के पहले हो गई होगी वो इग्नोर कर दी जाएगी, हमने पहले भी पढ़ा होगा। तो यहाँ तक की बातें हमने डिस्कस कर ली। अब आप फिर से एक बार जरा देखिए, कैपिटल एसेट होना चाहिए, हमने जान लिया कैपिटल एसेट किसे कहते हैं। ट्रांसफर होना चाहिए, हमने जान लिया ट्रांसफर किसे कहते हैं। तो कैप गेन अराइज होगा, हमने जान लिया कैप गेन कैसे निकाला जाता है। और अब हम बात करते हैं देखिए, एक यहाँ पर पॉइंट है कि कैपिटल गेन इज टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इन विच एसेट इज ट्रांसफर्ड। जिस प्रीवियस ईयर में एसेट ट्रांसफर हुआ है उस प्रीवियस ईयर में कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, जिन केसेस में क्या होता है कि एसेट ट्रांसफर तो प्रीवियस ईयर में होता है, लेकिन उसके कैपिटल गेन को हम डेफर कर देते हैं, फ्यूचर में डेफर कर देते हैं। वो एक्सेप्शन कौन कौन से हैं, सेक्शन 45(1)(a), सेक्शन 45(2), सेक्शन 45(5), सेक्शन 45(5)(a। ये ऑर्डर ध्यान रखिएगा, इस ऑर्डर में आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो अगर हम वानी की बात करें, चलो हम मेन प्रोविजन पे आ जाते हैं, तो वहां हम डिटेल में आपको बता देंगे। कैपिटल गेन ऑन इंश्योरेंस क्लेम फॉर डैमेज डिस्ट्रैक्शन ऑफ कैपिटल एसेट। कोई कैपिटल एसेट है जो डैमेज हो जा रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है और उसका आपने इंश्योरेंस करा रखा है, तो आपको अगर कोई इंश्योरेंस का कॉम्पनसेशन मिल रहा है तो जिस प्रीवियस ईयर में एसेट डैमेज या डिस्ट्रॉय हुआ होगा, ट्रांसफर तो उसी प्रीवियस ईयर में मानेंगे, लेकिन जो कैप गेन हम वर्कआउट करेंगे वो तब वर्कआउट करेंगे जब आपको कंपनसेशन मिल जाएगा। ठीक है, क्लेम आपको मिल जाएगा। तो क्लेम जब आपको मिल जाएगा और तो अब क्लेम उस प्रीवियस ईयर में कैप गेन निकाला जाएगा, लेकिन ट्रांसफर हम मानेंगे जब डिस्ट्रैक्शन हुआ। तो जो सीआईआई ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर लॉन्ग टर्म के केस में हम लेते हैं वो डिस्ट्रैक्शन वाला ही लेंगे, लेकिन जो कंप्यूटेशन करेंगे वो उस प्रीवियस ईयर में करेंगे जिस प्रीवियस ईयर में आपको कंसिडरेशन या क्लेम आपको मिल जाता है। यहाँ पर एक बात और थी, क्लेम अगर आपको कैश में मिल रहा है तो वही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान ली जाएगी। क्लेम अगर आपको इन काइंड मिल रहा है तो जो एसेट आपको मिल रहा होगा, एसेट के बदले में एसेट मिल रहा होगा, उस एसेट की जो एफएमवी होगी वो एफएमवी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेंगे। बट अगर एसेट और कैश दोनों मिल रहा है तो एसेट की एफएमवी और प्लस कैश वो आपकी क्या मान ली जाएगी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान ली जाएगी। ये बात यहाँ पर लिखी हुई थी, इतनी ही बात है यहाँ पर। सेक्शन 45(2) में कैपिटल गेन ऑन कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक एंड ट्रेड। कोई एसेट आपके पास पहले कैपिटल एसेट था, बाद में आपने बिजनेस स्टार्ट किया और उसी को आपने स्टॉक एंड ट्रेड बना दिया, तो जिस दिन आप स्टॉक एंड ट्रेड में कन्वर्ट करते हो उस दिन हम ट्रांसफर मान लेंगे। मान लीजिए कैपिटल एसेट आपने स्टॉक एंड ट्रेड में कन्वर्ट किया 1/6/2019 में, तो ट्रांसफर तो हम इसी डेट को मान लेंगे, लेकिन कैप गेन हम प्रीवियस ईयर 1920 के दौरान हम कैप गेन नहीं निकालेंगे। क्यों मान लीजिए, क्यों नहीं निकालेंगे, किस केसेस में कि ट्रांसफर तो यहाँ हमने मान लिया, लेकिन जो एसआईटी था, एसआईटी इस डेट में हमने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया। जो एसआईटी था वो सेल किया गया मान लीजिए 2021 के दौरान। तो कहते हैं यहाँ उसकी कॉस्ट होगी, समझना, कॉस्ट एफएमवी
और सेल प्राइस। कॉस्ट थी मान लीजिए 10 लाख रुपए, एफएमबी किस दिन, डेट ऑफ ट्रांसफर 1/6/2019 को एफएमबी थी मान लीजिए 20 लाख रुपए, ये 10/11 में खरीदा और सेलिंग प्राइस है 25 लाख। तो जो भी कंप्यूटेशन होगी वो होगी प्रीवियस ईयर 2021 या असेसमेंट ईयर, या हम कहें असेसमेंट ईयर 21-22 में होगी जो भी कंप्यूटेशन होगी, ठीक है। और उसमें देखिए कैप गेन कैसे निकालेंगे, कैप गेन के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन दिया जाएगा 20 लाख रुपए, ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो एफएमबी है ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। और जो हम माइनस करेंगे एक्सपेंसेस वगैरह होंगे, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो हम लेंगे वो हम लेंगे कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय सीआईआई। देखिए सीआईआई जो हम लेंगे वो 1920 की अपॉन सीआईआई खरीदा कब था 10 में। इस तरीके से वर्किंग करके हम काम कर लेंगे। और इसके मतलब यहाँ तक का जो फायदा हुआ ये हमारा कैप गेन है, और इसके बाद का जो फायदा हुआ इसी प्रीवियस ईयर में अगर हम पीजीबीपी की बात करें तो पीजीबीपी हो जाएगा सेलिंग प्राइस 25 लाख थी और माइनस एफएमबी 20 लाख रुपए, तो ये जो 5 लाख आ गया ये 5 लाख आपका पीजीबीपी, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। फिर हम बात करते हैं, हाँ अगर प्रपोर्शनेट बेचा गया होगा तो कैप गेन भी प्रपोर्शनेट टैक्सेबल। मान लीजिए आधा स्टॉक एंड ट्रेड 2021 में बेचा गया और आधा स्टॉक एंड ट्रेड 21-22 में बेचा गया, तो जो कैप गेन हमारा निकल रहा है 50% कैप गेन, तो सारी चीजें 50% कर लेंगे, वो हम टैक्सेबल कर देंगे 21-22 में, और बाकी का जो 50% है वो 2021 में और 21-22 मतलब अलग उसी प्रपोर्शनेट में हम टैक्सेबल कर देंगे। कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर बाय वे ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ एसेट, अगर कंपलसरी एक्विजिशन होता है तो इसमें हमें ओरिजिनल कॉम्पनसेशन जो मिल रहा होगा तो उसके बारे में कहते हैं कि ट्रांसफर को हम तब मान लेंगे जब कंपलसरी एक्वायर हो गया, ठीक है। लेकिन कैपिटल गेन तब टैक्सेबल होगा जब ओरिजिनल कॉम्पनसेशन फर्स्ट टाइम रिसीव हो। अब वो फर्स्ट टाइम जब एसएससी को रिसीव हुआ है, चाहे पार्ट रिसीव हो या पूरा रिसीव हो, बट उस प्रीवियस ईयर में पूरा का पूरा कैप गेन हम टैक्सेबल कर देंगे। सीआईआई वगैरह हम ट्रांसफर वाली डेट पे लेंगे जहां पर कंपलसरी एक्विजिशन किया गया था। अगर कोई इनहांस कंपनसेशन मिलता है तो जब मिलेगा तब टैक्सेबल होंगे और उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल ली जाएगी, पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अगर कोई इंटरिम ऑर्डर में कैप गेन अगर हो गया, आपका अमाउंट मिल जाता है, तो जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक उसे हम टैक्सेबल नहीं करते। कोई भी लिटिगेशन एक्सपेंसेस वगैरह हो रहे होंगे तो उनका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। और इंटरेस्ट अगर कोई कॉम्पनसेशन या एनहांस कॉम्पनसेशन पे अगर इंटरेस्ट है तो वो टैक्सेबल होता है आईफॉस में, 50% का डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन 58 में, ठीक है। और अगर किसी भी कारण की वजह से ये जो कॉम्पनसेशन है वो लीगल हायर्स को मिल रहा है तो वो उसी हेड में टैक्सेबल होंगे, कैपिटल गेन ऑफ द सेम हु रिसीव द सेम, उसी हेड में, मतलब कैपिटल गेन ही माना जाएगा उनका। और कैपिटल गेन इन केस ऑफ जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, जेडीए के बारे में हमने बात करी थी। मान लीजिए एक मिस्टर ए हैं, इनके पास ये प्रॉपर्टी थी, इन्होंने एबीसी कंस्ट्रक्शन के साथ एग्रीमेंट किया, जेडीए किया कि इसमें फ्लैट बनाए जाएंगे और अब इसके बदले में ये फ्लैट बनाएगी, एग्रीमेंट है, और इसको कंसिडरेशन में क्या मिलेगा, डेवलप्ड एरिया प्लस कुछ कैश फ्लो। तो ये एग्रीमेंट को हम ट्रांसफर मानते हैं, और जो कैप गेन टैक्सेबल होगा वो उस प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होगा जब आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट पूरी बिल्डिंग के लिए या पार्ट बिल्डिंग के लिए होगा, ठीक है। तो उस प्रीवियस में मान लीजिए ये मिस्टर ए, ये जो राइट था कि हमें इतना शेयर इसमें मिलेगा, हमें जो इतना शेयर इसमें मिलेगा, ये राइट जो था, अगर इस राइट को ये ट्रांसफर कर देते हैं बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट में, तो फिर जिस ईयर में वो राइट को ट्रांसफर कर रहे होंगे उस प्रीवियस ईयर में कैप गेन आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ये बातें हमने डिस्कस की, एग्जाम्पल भी दिया है, आप देख।
ठीक है। कुछ अदर इशूज हैं जो इसी से रिलेटेड हैं बट वो एक्सेप्शन नहीं है, जैसे जैसे ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज बाय डिपॉजिटरी। अगर आप शेयर्स होल्ड कर रहे हो डीमैट के फॉर्म में, तो जब आप शेयर ट्रांसफर करते हो बेसिकली वो डिपॉजिटरी ट्रांसफर करता है, जो ब्रोकर होता है वो ट्रांसफर करता है। तो उसके केस में अब कुछ आप शेयर बचे, कुछ ट्रांसफर कर दिए, तो कौन से शेयर पहले ट्रांसफर किए गए, इसमें हम फीफो मेथड लगाएंगे। कई बार क्या होता है, आपके पास पुराने शेयर थे, वो आपके पास फिजिकल फॉर्म में थे, बाद में उसको आपने वर्चुअल डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करा दिया, तो जिस दिन डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट हुए वो डेट इफेक्टिवली ली जाएगी किस बात के लिए, फीफो मेथड को डिटरमाइन करने के लिए। तो फीफो मेथड के बेसिस पे हम मानेंगे कि कौन से शेयर हमारे बिके हैं, बाकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वगैरह सेम उसी तरीके से निकालना जरूरी है। कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय पार्टनर मेंबर टू अ फर्म। पार्टनर या मेंबर किसी फर्म या एओपी को अगर कैपिटल एसेट ट्रांसफर करता है एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन या अदरवाइज, तो जिस वैल्यू पे जो वैल्यू अब पार्टनर के लिए तो ट्रांसफर माना जाएगा, कैप गेन अराइज होगा, तो जो वैल्यू पे वो एसेट फर्म के द्वारा या एओपी के द्वारा रिकॉर्ड किया गया होगा, वो वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानी जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर या मेंबर। देख लीजिएगा, हाँ, इसमें अगर जो एसेट ट्रांसफर किया गया है, एसेट लैंड या बिल्डिंग है, तो सेक्शन 50C अट्रैक्ट हो जाएगा कि अगर वैल्यू जो आपने रिकॉर्ड करी हुई है वो वैल्यू लेस देन एसडीपी है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, तो फिर हम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानेंगे। सेक्शन 50 अट्रैक्ट हो जाएगा, अभी देखेंगे। कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑन डिसोल्यूशन। अब फर्म या एओपी डिसॉल्व हो जाती है और रिवर्स हो रहा है, पिछले वाले से रिवर्स है, और कैपिटल एसेट फर्म के द्वारा पार्टनर या मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो उसके केस में फर्म पे कैपिटल गेन अराइज होगा, उसके लिए जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ली जाएगी वो ली जाएगी फेयर मार्केट वैल्यू। क्या ली जाएगी? फेयर मार्केट वैल्यू। ध्यान, ठीक है बेटा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फिर अगली बात आ जाती है सर्टेन। अब हमने देखिए मेन पार्ट कर दिया, जो कैपिटल गेन का अगर मेन पार्ट देखें, तो कैपिटल गेन में मेन पार्ट इतना ही, सेक्शन 45(1) को अगर हम देखते हैं तो मेन पार्ट इतना है, कैपिटल एसेट होना चाहिए, कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होना चाहिए। हमने कैपिटल एसेट जान लिया, हमने उसका ट्रांसफर जान लिया, कैपिटल गेन जो निकलेगा हमने वो देख लिया, उससे रिलेटेड हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की बात कर ली। तो जो कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है इन द सेम प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। तो इस बात के 4 एक्सेप्शन थे, सेक्शन 45(1)(a), सेक्शन 45(2), सेक्शन 45(5) और सेक्शन 45(5)(a). तो ये हमने एक्सेप्शन की भी बात कर ली कि इनके केस में ट्रांसफर किसी दूसरे प्रीवियस ईयर में होता है और कैपिटल गेन को, टैक्सेबिलिटी को हम डेफर कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने कर ली, और इससे रिलेटेड कुछ और भी इशूज थे जहां पर हमने ये देखा कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या क्या ली जाएगी। ये सारी बातें हमने कर ली। अब ट्रांसफर से रिलेटेड हमने पहले सेक्शन 247 में ये देखा कि ट्रांसफर किसे कहते हैं। अब हम सेक्शन 47 में ये देखेंगे कि कौन से ट्रांसफर को हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन। कौन से ट्रांसफर को हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन। ये कुछ दिए गए हैं, फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 45, देयरफॉर नो कैपिटल गेन विल अराइज। एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन पार्शियल या टोटल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ के पार्टीशन में अगर एसेट डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं किसको, एचयूएफ के मेंबर को, तो उसे हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे, कैप गेन नहीं लगेगा। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अंडर गिफ्ट, विल और एन इर्रिवोकेबल ट्रस्ट, अगर गिफ्ट दे देते हो या विल में है तो इसे हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। हाँ, सामने वाले के हेड पे गिफ्ट के प्रोविजन लग सकते हैं, आईफॉस के सेक्शन लग सकते हैं। ट्रांसफर इन द स्कीम ऑफ अमलगमेशन, कंडीशन क्या है कि अमलगमेटेड कंपनी एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए, जो नई कंपनी बन रही है वो एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए। होल्डिंग अगर सब्सिडरी को ट्रांसफर कर रही है, कंडीशन क्या है कि 100% की सब्सिडरी होल्डिंग रिलेशनशिप होना चाहिए, और जो सब्सिडरी कंपनी, नई कंपनी जिसको ट्रांसफर किया है वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए। ट्रांसफरर कोई भी बना रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जस्ट अपोजिट है। सब्सिडरी अगर होल्डिंग को ट्रांसफर कर रही है तो पहली कंडीशन सेम है कि कंडीशन 100% की होल्डिंग सब्सिडरी होनी चाहिए, और जो ट्रांसफरी कंपनी दैट इज होल्डिंग कंपनी दैट मस्ट बी एन इंडियन कंपनी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हमें ये ट्रांसफर नहीं माने जाएंगे, मतलब कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा।
बाय एन इंडिविजुअल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड, तो इनमें आपको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड डिबेंचर स्टॉक इनटू शेयर्स, अगर इनको आप कंपनी को शेयर में कन्वर्ट कर देते हो या दूसरे डिबेंचर में कन्वर्ट कर देते हो तो हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स को आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देते हो तो हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। कैपिटल एसेट इन ट्रांजैक्शन ऑफ रिवर्स मॉर्टगेज, अगर रिवर्स मॉर्टगेज की मैंने आपको कहानी बताई है वो ट्रांसफर उसे हम नहीं मानते हैं। कह रहे हैं यूनिट्स बाय यूनिट होल्डर अंडर अ कंसोलिडेटेड, तो अगर कंसोलिडेटेड म्यूचुअल फंड कंसोलिडेट हो रहे हैं, म्यूचुअल फंड कंसोलिडेट हो रहे हैं तो उसमें एक फंड की यूनिट ट्रांसफर होकर दूसरे फंड की यूनिट आपको मिल जाती है तो उसे हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। और म्यूचुअल फंड की यहाँ स्कीम कंसोलिडेट हो रही थी, अगर कोई प्लान कंसोलिडेटेड हो जाए, एक ही स्कीम के अलग अलग प्लान है और अगर दो प्लान अगर कंसोलिडेट हो जा रहे हैं तो भी आपको एक प्लान की यूनिट आपकी सरेंडर करनी पड़ेंगी, आपको नए प्लान की आपको यूनिट मिल जाएंगी तो उसे हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। और कह रहे हैं एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग बॉन्ड और जीडीआर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ऑफ इंडियन कंपनी और डेरिवेटिव मेड बाय नॉन रेजिडेंट ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन आईएफएससी, तो ये सारी चीजें हैं जो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड हैं, डेरिवेटिव्स वगैरह हैं, ये अगर आईएफएससी में लोकेटेड कोई स्टॉक एक्सचेंज है वहां से अगर ट्रांसफर किए जाएंगे तो उसे हम ट्रांसफर नहीं माने जाएंगे और पेमेंट आपका फॉरेन करेंसी में होना चाहिए। अब यहाँ पर सेक्शन 47 कुछ कंडीशंस दी गई हैं। विड्रॉल ऑफ एग्जम्पशन, जो आपको ऊपर एग्जम्पशन मिली हुई है कि ट्रांसफर नहीं माना गया है, वो एग्जम्पशन आपकी विड्रॉ हो सकती हैं। किस किस केस में विड्रॉ हो सकती हैं? 1 to 5 के केस में, ठीक है, सॉरी 1 to 5 नहीं, 4 और 5 के केस में, होल्डिंग सब्सिडियरी वाले वेरिएशन के केस में देखना है कि सच अ कैपिटल एसेट इज कन्वर्टेड बाय ट्रांसफर ऑफ कंपनी इन स्टॉक एंड ट्रेड ऑफ इट्स बिजनेस, आपको उसको कैपिटल एसेट को कैपिटल एसेट में ही रखना है, स्टॉक एंड ट्रेड में कन्वर्ट नहीं करना। अगर कन्वर्ट करोगे तो हमने जो एग्जम्पशन दी है वो हम विड्रॉ करेंगे, मतलब टैक्सेबल कर देंगे। होल्डिंग और जो आपका 100% का शेयर है वो 100% ही रहना चाहिए। और कब तक, कितने सालों तक? 8 years, कब तक? 8 years तक। Then the amount of capital gain arising from transfer of such capital asset not chargeable to tax earlier by virtue of process shall be chargeable to income tax income of transfer company, तो ट्रांसफर कंपनी की इनकम मान ली जाएगी। सेट कैपिटल गेन शैल बी चार्ज टू टैक्स इन द प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस, और उस प्रीवियस ईयर की इनकम मानी जाएगी जिस प्रीवियस ईयर में आपने ट्रांसफर किया है। ये सेक्शन 15 हम टीजीडीपी में पढ़ेंगे, डेप्रिशिएबल। अब मैं बात कर ले रहा हूँ, अब मुझे कुछ स्पेशल पॉइंट, स्पेशल इश्यूज डिस्कस करने हैं। ऐसे आपकी सारी बातें जो कैपिटल गेन को निकालने से रिलेटेड बातें थी वो हो गई हैं। सेक्शन 50C इंपॉर्टेंट है, जो कहता है कि अगर आपकी सेल प्राइस, ये पहली बात लग रहा है लैंड के केस में, बिल्डिंग के केस में या बोथ के केस में, और बोथ, तो ये कहते हैं इनके केस में अगर आपकी सेल प्राइस है जो आपने ट्रांसफर किया है, सेल कंसिडरेशन है, सेल प्राइस आपकी लेस देन एसडीबी है, ठीक है, या मैं कहूं कि एसडीबी आपकी ज्यादा है, मोर देन है, किससे? 105% ऑफ सेल प्राइस, 5% का मार्जिन दिया गया है। अगर 5% आपकी सेल प्राइस कम है ना तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब एसडीबी आपकी सेल प्राइस से 5% ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं। जो एसडीबी है वो आपकी सेल प्राइस से 5% ज्यादा है, तो यहाँ इस तरीके से लिख दिया कि एसडीबी ज्यादा है 105% ऑफ सेल प्राइस से, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम एसडीबी को, एसडीबी का मतलब स्टैंप ड्यूटी, ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। हाँ, अगर एसएससी कहता है कि नहीं उस प्रॉपर्टी की जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो एसडीबी के बराबर नहीं है, वो कम है, वो सेलिंग प्राइस है, तो असेसिंग ऑफिसर उसे क्या कर सकता है? वैल्यूएशन ऑफिसर को केस रेफर कर सकता है। तो अगर केस वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर किया गया, वैल्यूएशन ऑफिसर को अगर केस रेफर किया गया, वैल्यूएशन ऑफिसर को अगर केस रेफर किया गया तो उसने जो वैल्यू बताई, एफएमवी बताई, वो एफएमवी अगर कम है किससे? सेल प्राइस से। अगर एफएमवी कम है सेल प्राइस से तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो हम देंगे वो सेल प्राइस से, और अगर एफएमवी
अगर FMV ज़्यादा हो जाती है SDB से तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम SDB को ही लेंगे। बट अगर FMV जो है वो ज़्यादा है FMV कम है SDB से बट ज़्यादा है सेल प्राइस से। सेल प्राइस से तो ज़्यादा है बट SDB से कम है, तो जो हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेंगे वो FMV, अगर वैल्यूएशन ऑफिसर को केस कर देंगे। ये आपका केस है किसका? सेक्शन 50C का। ये 105% वाली बात फाइनेंस एक्ट 2018 का अमेंडमेंट है, तो पूरा दिया गया है। एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं इफ द डेट ऑफ एग्रीमेंट एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज नॉट द सेम, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट मे बी टेकन एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो डेट ऑफ एग्रीमेंट की जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानी जाएगी। However, SDB on the date of agreement can be taken as full value of consideration only if the amount of consideration or part thereof has been paid by way of account paying check, account paying bank draft और लेकिन हाँ कंडीशन ये है कि उस दिन एग्रीमेंट वाले डेट पे जो SDB थी वहां पर आपने एग्रीमेंट भी किया था और कुछ पैसा आपने पे भी कर दिया था इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है, नॉन कैश फॉर्म में अगर पे किया है तब तो आपको फायदा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। Correct 50CA FMV of unquoted shares shall be treated as full value of consideration. In case of share of a company other than quoted share held as capital asset, if sale consideration is less than FMV, जो sale consideration है वो FMV से कम है, then such FMV shall be treated as full value of quoted share. Means the share quoted on the recognized stock exchange with the regularity from time to time, where the quotation of such share is based on current transaction made in ordinary course of business। तो बात आपको समझ में आ गई। अनकोटेड शेयर shall be treated as, तो अगर अनकोटेड शेयर हैं और उनकी सेल प्राइस अगर कंपनी क्या कर रही है, इन केस ऑफ शेयर ऑफ कंपनी held as capital asset, if sale consideration is less than FMV, सेल कंसिडरेशन किसकी है FMV से कम, तो हम FMV को। ये सेक्शन 50D है जो हमें अभी तक हमने जितनी जगह पर FMV एज अ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पढ़ा हुआ है, वैसे तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सेल प्राइस होता है बट कुछ जगह पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन FMV है और कुछ जगह पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन SDB है। तो FMV कहाँ पर है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर ले रहे हैं। सेक्शन 45(1) हमने इंश्योरेंस क्लेम में देखा, अगर एसेट मिल रहा हो सेक्शन 45(2) में स्टॉक एंड ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्जन वाली डेट वाले दिन की जो FMV है वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानी जाती है। और ये कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर, जब फर्म डिसॉल्व हो रही है और पार्टनर को अगर को कैपिटल एसेट मिल रहा है तो उसकी जो FMV होती है वो मान लेते हैं, और 1/4/2001 के केस। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट है एक्सक्लूजन इंक्लूजन ऑफ सर्टेन पीरियड फॉर कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ होल्डिंग। जब हम पीरियड ऑफ होल्डिंग कंप्यूट कर रहे हैं तो कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर कुछ पीरियड को हम इंक्लूड करते हैं और कुछ पीरियड को हम एक्सक्लूड करते हैं। जनरली क्या होता है कि पीरियड ऑफ होल्डिंग वो पीरियड होता है जब हमने एसेट को अक्वायर किया वहां से शुरू होगा और जब हमने एसेट को ट्रांसफर कर दिया वहां तक के पीरियड को हम पीरियड ऑफ होल्डिंग कहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में कुछ पीरियड को एक्सक्लूड किया जाता है और कुछ पीरियड को इंक्लूड किया जाता है। वो स्पेशल केसेस में कौन कौन से हैं? शेयर हेल्ड इन अ कंपनी लिक्विडेशन, जब कंपनी लिक्विडेशन में होती है और आपके पास उस कंपनी के शेयर्स हैं तो एक दिन लिक्विडेशन का एक प्रोसेस होता है बेटा। हो सकता है शेयर्स का जब आपने अगर ग्रुप 2 में लिक्विडेशन अगर पढ़ा होगा तो वहां पर आपने क्या देखा कि सबसे पहले हम आउटसाइडर का पेमेंट करते हैं, आउटसाइडर के बाद क्रेडिटर वगैरह का, फिर प्रेफरेंस का, सबसे बाद में इक्विटी का पेमेंट होता है। तो एक्चुअल में आपके शेयर्स का पेमेंट आपको काफी बाद में हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन लिक्विडेशन का ऑर्डर पहले ही आ जाता है। तो कह रहे हैं एक्सक्लूड द पीरियड सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन। लिक्विडेशन के बाद के पीरियड को हमें पीरियड ऑफ होल्डिंग में काउंट नहीं करना है। हम ट्रांसफर तभी मान लेंगे जिस दिन लिक्विडेशन का ऑर्डर आया, हमें पेमेंट बाद में मिला हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो उस पीरियड को हमें पीरियड ऑफ होल्डिंग का पार्ट नहीं मानना है, एक्सक्लूड करना है। कह रहा प्रॉपर्टी अक्वायर्ड इन एनी मोड गिवन सेक्शन 49(1)
गिफ्ट है, विल का केस है, इनके केस में अगर आपको प्रॉपर्टी मिली होगी तो उन्हें उधर ट्रांसफर नहीं माना गया होगा। जब आप इन्हें फर्दर ट्रांसफर करोगे तो जो पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर का होगा वो इंक्लूड किया जाएगा। इंक्लूड द होल्डिंग पीरियड ऑफ प्रीवियस ओनर, प्रीवियस ओनर के होल्डिंग पीरियड को हम इंक्लूड करेंगे। कह रहे हैं इन्वेंट्री कन्वर्टेड इनटू और ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट। अब देखिए तो कह रहे हैं जब इन्वेंट्री थी उसको हमने कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर दिया, वो बात हमने अलग पढ़ी हुई थी, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू इन्वेंट्री। यहाँ पर कह रहे हैं इन्वेंट्री को हम कैपिटल एसेट बना रहे हैं, तो कह रहे हैं द पीरियड शैल बी रिनॉक्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कन्वर्जन और ट्रीटमेंट। तो उससे पहले जब तक वो इन्वेंट्री थी तब तक के पीरियड को हम कंसीडर नहीं करेंगे, जब उसे कैपिटल एसेट का पीरियड में कैपिटल एसेट में कन्वर्ट किया गया वहां से आपका पीरियड स्टार्ट होगा। कह रहा शेयर इन एन इंडियन अमलगमेटेड कंपनी अक्वायर्ड इन द स्कीम ऑफ अमलगमेशन। अभी हमने अमलगमेशन का केस देखा कि अगर जो रिजल्टिंग कंपनी अमलगमेटेड कंपनी अगर वो इंडियन कंपनी होती तो उसे हम ट्रांसफर नहीं मानते। तो अब अमलगमेटेड कंपनी के पास शेयर आ गए, ठीक है, मतलब सॉरी शेयर नहीं, आपके पास पहले अमलगमेटिंग कंपनी के शेयर थे, अब आपके पास अमलगमेटेड कंपनी के शेयर आ गए। अब फर्दर अगर आप उसके शेयर बेचोगे तो बेटा जो प्रीवियसली आपने शेयर खरीदे थे वो पीरियड भी इंक्लूड किया जाएगा। कह रहा है इंक्लूड द होल्डिंग पीरियड ऑफ शेयर इन अमलगमेशन कंपनी, अमलगमेटिंग कंपनी जो पहली कंपनी के शेयर थे उसका पीरियड भी आपका इंक्लूड किया जाएगा। सेम इसी तरीके से डीमर्जर का केस है। फिर यहाँ पर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, जो स्टॉक एक्सचेंज पहले एओपी का फॉर्म था, एसोसिएशन की तरह था, बाद में आज की डेट में ये कंपनी बना दिया गया। तो जब कंपनी बना दिया पहले लोग उसके मेंबर हुआ करते थे, ठीक है, तो मेंबर को अब शेयर दे दिए गए, तो जो मेंबरशिप राइट था उसके बदले में आपको शेयर दे दिए गए, और वहां जो आपके ट्रेडिंग और क्लियरेंस राइट हुआ करते थे उनके बदले में आपको ट्रेडिंग और क्लियरेंस राइट दे दिए गए स्टॉक एक्सचेंज में, जो आज की डेट में कंपनी का फॉर्म है। तो अब इन शेयर्स को अगर आप बेचोगे या इस राइट को अगर आप ट्रांसफर करोगे तो वो जो पुराना पीरियड है जब आप मेंबर थे तब उस पीरियड को भी कंसीडर किया जाएगा। ये बात यहां पर लिखी हुई है इस पॉइंट में और इस पॉइंट में। कह रहा कैपिटल एसेट बीइंग यूनिट ऑफ, देखिए बिजनेस ट्रस्ट में जब स्कीम मर्ज हो रही थी, ठीक है, या स्कीम के अंदर का कोई प्लान कंसोलिडेट हो रहा था, तो उसके केस में जो पुराना प्लान या पुरानी स्कीम का जो पीरियड था वो पीरियड भी पीरियड ऑफ होल्डिंग में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है बेटा, डिवेंचर से आपने इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किए या प्रेफरेंस शेयर से आपने इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किए, बाद में जब ये इक्विटी शेयर आप बेचोगे तो उसमें वो पीरियड जब वो डिवेंचर के रूप में थे, वो पीरियड जब वो प्रेफरेंस शेयर के रूप में थे, उस पीरियड को भी हम कंसीडर करेंगे। ये वही बात लिखी हुई है, ठीक है, ये बातें खत्म हो गई। लगभग हमने सारी बातें कंप्लीट करनी है। एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसका, सेक्शन 50B स्लम सेल। स्लम सेल का मतलब क्या होता है कि जब एक आप किसी अपनी बिजनेस की यूनिट को बिजनेस एज अ होल बेच देते हो, एक एक एसेट को नहीं बेच रहे हो, पूरी यूनिट को बिजनेस एज अ होल बेच देते हो, तो इस ट्रांसफर को हम स्लम सेल कहते हैं। और इस सेल में, इस स्लम सेल के कॉन्सेप्ट में जो कंसिडरेशन डिसाइड होता है वो इंडिविजुअल एसेट के लिए अलॉटेड नहीं होगा, बिजनेस ऐसा होल होगा। तो इस ट्रांसफर में अगर इन्वेंट्री भी हम एज अ स्लम सेल में अगर ट्रांसफर कर रहे हैं ना, तो उस पर भी आपको पीजीबीपी नहीं, कैप गेन नहीं होगा। तरीका क्या होगा कि यूनिट हमने कब से शुरू की थी और यूनिट को हम कब ट्रांसफर कर रहे हैं, इसके बेसिस पे हम पीरियड ऑफ होल्डिंग निकाल देंगे, ठीक है, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमें मिल जाएगा, जो बिजनेस एज अ होल इंडिविजुअल एसेट को अमाउंट असाइन नहीं किया गया होगा। ट्रांसफर के एक्सपेंसेस हो जाएंगे माइनस, तो नेट कंसिडरेशन आ जाएगा। फिर हम माइनस करते थे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यहाँ पर इंडेक्सेशन नहीं होता है और यहाँ पर हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह नेट वर्थ लेंगे। क्या लेंगे? नेट वर्थ। क्या लेंगे? नेट वर्थ ऑफ अंडरटेकिंग, नो इंडेक्सेशन। ये नेट वर्थ हम माइनस कर देंगे, तो शॉर्ट टर्म होगा तो शॉर्ट टर्म आ जाएगा, लॉन्ग टर्म होगा तो लॉन्ग टर्म आ जाएगा। अब बात आती है नेटवर्थ हम कैसे लें। नेटवर्थ जैसे एक अकाउंटिंग में हम देखते हैं हमारे जो एसेट्स हैं, रियलाइजेबल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, बट यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम रियलाइजेबल एसेट की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हमने एसेट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, डेप्रिसिएबल एसेट उनकी हम WDV ले लेंगे और जो अदर एसेट्स होंगे नॉन डेप्रिसिएबल उनकी हम बुक वैल्यू ले लेंगे।
और इससे हम लायबिलिटीज की बुक वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमारी नेटवर्थ आ जाएगी। कोई अगर रिवैल्यूएशन होगा, जो एसेट्स में अगर कोई हमने एसेट्स को रिवैल्यू किया होगा, बढ़ाया होगा, तो उस रिवैल्यूएशन के इम्पैक्ट को खत्म करेंगे, तब हम एसेट को कंसीडर करेंगे। नेटवर्थ बिकम्स नेगेटिव। अगर नेटवर्थ कभी नेगेटिव हो जाए तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को हम निल लेंगे। नो प्रॉफिट ऑन गेन, अगर स्टॉक भी हम ट्रांसफर कर रहे हैं तब भी उस पर प्रॉफिट गेन नहीं होगा। फॉर कंप्यूटिंग नेटवर्थ एसेट ऑन विच डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD क्लेम एंड सच एसेट इज ट्रांसफर्ड वैल्यू शैल बी टेकन निल। अगर कोई 35 AD हम पीछे में पढ़ेंगे जहां पर स्पेसिफाइड बिजनेस का केस है, वहां अगर आपने डिडक्शन ले लिया है तो फिर यहाँ उस एसेट को भी अगर आप ट्रांसफर कर रहे होगे तो उस एसेट की जो हम नेटवर्थ निकालते समय जो वैल्यू लेंगे वो निल लेंगे। नेचर ऑफ कैपिटल गेन हमने देख लिया, 3 साल के बेसिस पे, 36 महीने के बेसिस पे डिसाइड करेंगे। एक क्वेश्चन भी हमने आपके साथ डिस्कस किया है तो वो आप कर लीजिएगा। एक सेक्शन आ जाता है, सेक्शन 1037 कहता है कि कैपिटल गेन एग्रीकल्चर, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड के बारे में बात करता है। देखिए समझिएगा लैंड के बारे में, रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट ही नहीं होती है, नो क्वेश्चन ऑफ कैपिटल गेन। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट होती है, कैपिटल गेन अराइज होगा। लेकिन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को अगर कंपल्सरी एक्वायर कर लिया जाता है, कैसे एक्वायर किया जाता है? कंपल्सरी इंडिविजुअल HUF है और पिछले 2 सालों से एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज की जा रही है, और अगर उसको कंपल्सरी एक्वायर किया गया है, ये बात लिखिए, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या RBI के द्वारा कंपल्सरी एक्वायर किया गया है, तो वो कैपिटल गेन आपका एक्सेप्ट है। और अगर कंपल्सरी एक्वायर नहीं होगा, अदरवाइज होगा, तो कैपिटल गेन आपका टैक्स है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस। 1038 पहले हुआ करता था, अब खत्म हो गया। इसी को हटाने के लिए जो आपका 112A आया है, इसी को रिप्लेस करके आया है। देन अगली बात करते हैं एडवांस मनी फॉरफीटेड। अगर हम किसी प्रॉपर्टी के लिए को ट्रांसफर करने के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और वो प्रॉपर्टी के लिए हमने एडवांस लिया उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो एडवांस अगर 1/4/2014 के पहले का लिया गया होगा तो वो जब हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे उस समय जब हम कैपिटल गेन निकालेंगे तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा उस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से एडवांस को सेट ऑफ कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। बट अगर एडवांस प्रीवियस ओनर ने लिया होगा तो फिर उसका कोई ट्रीटमेंट हम नहीं करते। बट अगर एडवांस आपने 1/4/2014 के बाद लिया है तो जिस प्रीवियस ईयर में भी आपको लिया है और फॉरफीट किया है, तो जिस प्रीवियस ईयर में भी आप फॉरफीट करोगे उस प्रीवियस ईयर के आईफॉस की इनकम मांगी जाएगी। किसकी इनकम मांगी जाएगी? आईफॉस की। एक पॉइंट और छूटा है शायद, ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 कैपिटल गेन इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट के लिए कह रहे हैं असेसी कौन है? नॉन रेसिडेंट है, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। Assets should be shares or debenture of Indian company and such asset is acquired in foreign currency. The capital gain is to be calculated in foreign currency. After that, it should be reconverted into Indian currency. तो हम क्या करते हैं? कैपिटल गेन को फॉरेन करेंसी में कैलकुलेट करते हैं और बाद में उसे हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब पहले हमारा जो हमने शेयर्स खरीदे होंगे, शेयर डिवेंचर सारे इंडियन करेंसी में होंगे, तो सबको पहले फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करो। जो कन्वर्जन करें, कैसे करें? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो कन्वर्ट होगी किससे? एवरेज ऑफ TTBR टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट और TTSR टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेलिंग रेट। तो एवरेज ऑफ TTBR TTSR ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन वाले दिन TTBR TTSR को गिवन होगा, उसके एवरेज को निकालेंगे और उससे हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो रुपी में होगा, डिवाइड कर देंगे, डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रांसफर एक्सपेंडिचर, ट्रांसफर की रेट का जो एवरेज होगा TTBR और TTSR, सेल कंसिडरेशन TTBR TTSR एवरेज ट्रांसफर की डेट का, और कैपिटल गेन बाद में जब इंडियन, तो आपने सबको फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट किया डिवाइड करके इनके एवरेज से TTBR TTSR, ठीक है। और बाद में TTBR ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, BR से TTBR ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर जो कैपिटल फॉरेन करेंसी में आएगा उसे हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपको इंडेक्सेशन का फायदा नहीं मिलेगा। ये बातें हमने डिस्कस कर ली हैं बेटा। अब अगली बात आ जाती है
अब हम पढ़ेंगे एग्जेम्पशन सेक्शन 54। यहाँ पर आपके एग्जेम्पशन के सेक्शन हैं सेक्शन 54, सेक्शन 54B, सेक्शन 54D, सेक्शन 54PC, सेक्शन 54PE, सेक्शन 54F, सेक्शन 54G, सेक्शन 54GA, सेक्शन 54GB। ठीक है, पूछिए। ये सारे सेक्शंस हैं। हम देखिए किस तरीके से कॉम्बिनेशन बना के इन सेक्शंस की बात करेंगे। हम 54 पढ़ेंगे, फिर 54F पढ़ेंगे, ये दोनों हमें साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, बाद में मैं आपको बना दूंगा। सेक्शन 54 में क्या कह रहा है? कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। अगर असेसी इंडिविजुअल या एचयूएफ है और उसकी कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है जिसको वो ट्रांसफर करता है और जिस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है, ठीक है, तो उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को वो एग्जेम्प्ट करा सकता है, एग्जम्पशन ले सकता है। सेक्शन 54 में क्या करना होगा आपको एग्जम्पशन लेने के लिए? एक नई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आपको अक्वायर करनी होगी या कंस्ट्रक्ट करानी होगी। सर कब तक? जब आपका एसेट आपने ट्रांसफर किया है जिस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है उसके 1 साल पहले तक आपने अक्वायर कर लिया हो या परचेज कर लिया हो, ठीक है, और या ट्रांसफर के डेट के 2 साल के भीतर आपने खरीद लिया हो या कंस्ट्रक्शन अगर करा रहे हो तो 3 साल का। तो समय टाइम पीरियड क्या हो गया? ट्रांसफर की डेट से -1 ईयर, +2 ईयर और +3 ईयर। मतलब परचेज के लिए अगले 2 साल का मौका है और कंस्ट्रक्शन के लिए अगले 3 साल का मौका है। ध्यान रखिए, अब हमारे रिटर्न जाते हैं असेसमेंट ईयर की ड्यू डेट तक से जुलाई तक, तो वहां आपके पास मौका है आगे का। तो जुलाई तक आपको, अब अगर आप कैपिटल गेन को एग्जाम्प्ट कराना चाहते हो तो आपको, अगर जुलाई तक एसेट आपने खरीद लिया, कंस्ट्रक्ट करा दिया तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर खरीदा या कंस्ट्रक्ट नहीं करा पाए हो तो उस पैसे को आप कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में रख दीजिए। कहां पर रख दीजिए? कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में। और यहाँ पर एग्जम्पशन आपको कितना मिलेगा? जितना कैपिटल गेन आपने इन्वेस्ट किया होगा। हाँ, अगर आपका कैपिटल गेन कम है, आपने इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है कैपिटल गेन से ज्यादा का आपका एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। जो नया एसेट है वो 3 साल तक ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक हाउस प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हो। अब आ जाइए आप सेक्शन 54F पे। ये 54F में सब कुछ सेम, 2 बातें डिफरेंट है। पहली बात, घर जो आपने एसेट ट्रांसफर किया है वो घर के अलावा कोई एसेट है, और जो इन्वेस्ट कर रहे खरीद रहे वो आप रेसिडेंशियल घर ही खरीदो, और उस रेसिडेंशियल घर खरीदने के बाद आपके पास 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही? मतलब खरीदने के बाद आपके पास 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा हो जाएंगे तो फिर आप 54F का फायदा नहीं ले पाओगे। और यहाँ पर आपको नेट कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना है। मतलब अगर आपका नेट कंसिडरेशन था 100 रुपए और कैपिटल गेन था 20, तो 54 में 20 इन्वेस्ट करो, 20 का एग्जम्पशन ले लो। यहाँ पर क्या 100 इन्वेस्ट करोगे तब आपको 20 का एग्जम्पशन मिलेगा। अगर आपने 50 इन्वेस्ट किया तो आपको प्रोपोर्शनेट 10 का एग्जम्पशन मिलेगा। मतलब प्रोपोर्शनेट आपको एग्जम्पशन मिलेगा, जिसमें यहाँ पर ये फॉर्मूला बताया है कि जो आपने कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन और मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ द हाउस जो आपने खरीद, उसका प्रोपोर्शनेट आपको एग्जम्पशन मिलेगा। टाइम लिमिट वही है जैसा कि वहां पर था, और 3 साल तक आप उस नए एसेट को ट्रांसफर नहीं कर सकते। यहाँ पर एक कंडीशन है कि जो आप एसेट खरीद रहे हो उस एसेट के खरीदने के बाद आपके पास 2 से ज्यादा घर नहीं होने चाहिए, तब तो आप ये एग्जम्पशन ले पाओगे, अदरवाइज आप ये एग्जम्पशन नहीं ले पाओगे। तो 54 और 54F में क्या हो गया? दोनों ही सेक्शन इंडिविजुअल और एचएफ को है, दोनों ही सेक्शन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करते हैं। दोनों ही सेक्शन, पहले सेक्शन में घर बेच के घर खरीदो, दूसरे 54F में कोई और एसेट बेच के घर खरीदो।
पहले में कैपिटल गेन को इन्वेस्ट करना है और आप एग्जाम्पशन ले लो, दूसरे में नेट कंसिडरेशन को इन्वेस्ट करके आप एग्जाम्पशन ले सकते हो। जो एसेट खरीदने का पीरियड है -1 +2 +3 और एसेट को होल्ड करके रखना है 3 साल तक, तब तो आपको एग्जाम्पशन मिलेगी, अदरवाइज आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। अगर आपने ऐसा कर दिया तो फिर वो उस साल का कैपिटल गेन मान लिया जाएगा। सेक्शन 54F के बाद फिर बी पढ़िए। सेक्शन 54B कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड यूज्ड फॉर अनदर एग्रीकल्चर लैंड। देखिए, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड थी, रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट है, कैप गेन होगा। ट्रांसफर करते हो, अगर कंपलसरी एक्विजिशन होता है तो 1037 में एग्जेम्प्ट है, कंपलसरी एक्विजिशन नहीं है तो आपका कैपिटल गेन होगा, बट इस कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट करा सकते हो आप दूसरी एग्रीकल्चरल लैंड खरीद के। वो जो लैंड खरीद रहे हो आप, वो रूरल या अर्बन कोई भी रह सकती है, ठीक है, रूरल या अर्बन, और ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों पे है। और इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए है, खरीदने का जो टाइम पीरियड है आपका 2 साल का है, 2 साल के भीतर आप खरीद सकते हो। जब तक नहीं खरीदते हो तब तक कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट में पैसा रख दीजिए। यहाँ भी आपका कैप गेन एग्जाम करा रहे हैं, मतलब जितना कैपिटल गेन है उतना इन्वेस्ट कर दोगे तो हम आपको एग्जाम्पशन दे देंगे। खत्म बात। सेक्शन 54 ईसी। सेक्शन 54 ईसी किसी, सबसे पहली बात यहाँ पर आती है किसी भी एसेट के लिए है, हाँ लॉन्ग टर्म के लिए है, और अब ये डेप्रिसिएबल एसेट है उन पे भी लगेगा, उस पे भी आप फायदा ले सकते हैं, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएबल एसेट हैव मोर देन फॉर 36 मंथ, ठीक है, बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग इतना। और करना क्या है इसके लिए, आपको करना क्या है, आपको नहाई के नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बॉन्ड परचेज करने हैं, या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के आरईसी के आपको बॉन्ड परचेज करने हैं। मैक्सिमम आप यहाँ एग्जाम्पशन ले सकते हो 50 लाख रुपए की, और जो आपको एसेट खरीदना है वो ट्रांसफर के 6 महीने के भीतर खरीदना है, ठीक है। तो यहाँ कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम का कोई इशू नहीं रहेगा, और जो एसेट आपने जो बॉन्ड खरीदे हैं वो 5 साल तक ना ही उन्हें आप ट्रांसफर कर सकते हो, ना ही किसी मॉनेटरी फॉर्म में आप कन्वर्ट करा सकते हो। तो ये सेक्शन 54 की बात हो गई। देन हम बात कर ईसी की बात हो गई। देन इसी से मिलता जुलता एक सेक्शन है सेक्शन 54 ठीक है, ये भी किसी भी पर्सन के लिए है, ये लॉन्ग टर्म के लिए ये भी है, और कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर करो, कोई भी वहां पर भी था, और आपको इन्वेस्ट करना है यूनिट्स ऑफ फंड नोटिफाइड बाय सीजी। कुछ फंड नोटिफाई करेगी, बेसिकली ये आपके स्टार्टअप फंड्स वगैरह हैं, इनको नोटिफाई करेगी, और इनकी यूनिट्स आप परचेज करते हो तो हम आपको एग्जाम्पशन दे देंगे। अगेन वही 50 लाख तक आप मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हो, और 6 महीने के भीतर इन्वेस्ट हो जाना चाहिए, और न्यू एसेट आपका 3 साल के भीतर ट्रांसफर ऑफ न्यू एसेट इज ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड मनी विद इन 3 ईयर। अगर 3 साल के भीतर उन्हें आप मनी में कन्वर्ट कर देते हो या ट्रांसफर करा देते हो तो फिर जो कैपिटल आपका एग्जेम्प्ट हुआ होगा उसे हम क्या कर देंगे, दोबारा से टैक्सेबल कर देंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई। सेक्शन 54D आ जाते हैं। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग। इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग की अगर कंपल्सरी एक्विजिशन हो जाती है तो आप कोई भी पर्सन बने रहो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों बने रहो, कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है लैंड जैसे आप पिछले 2 साल से आप इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज कर रहे थे, तो न्यू लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, तो आप क्या करो, नई लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर लीजिए इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए, आप एग्जाम्पशन ले लीजिए। और कब से परचेज कर सकते हो, 3 साल। 3 साल कहाँ से, ट्रांसफर से नहीं, जब आपको पैसा मिला उससे अगले 3 साल के भीतर आप परचेज कर सकते हो, तब तक आप कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में रख सकते हो। खरीदने के बाद 3 साल तक आप उसे ट्रांसफर नहीं करोगे, अगर कर दोगे तो जो एग्जाम्पशन आपको मिलेगी वो आपकी विड्रॉ हो जाएगी। सेक्शन 54G। सेक्शन 54 अगर जी की बात करें तो कह रहा है शिफ्टिंग ऑफ अंडरटेकिंग टू रूरल एरिया। आप अपनी अंडरटेकिंग को अर्बन एरिया से रूरल एरिया शिफ्ट कर रहे हो, तो आप कोई भी पर्सन बने रहो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कोई भी बना रहे, आप अपनी प्लांट एंड मशीनरी को वहाँ आप ट्रांसफर कर देते हो, और यहाँ पर आप परचेज कर लेते हो नए लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, और विद इन 1 ईयर बिफोर और 3 ईयर आफ्टर, जो मौका दे रहे हैं आप ट्रांसफर के 1 साल पहले या अगले 3 साल, तब तक आप कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में पैसा रख सकते हो। न्यू एसेट जो आपने खरीदे वो 3 साल तक आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो।
सेम उसी तरीके से जो अगला सेक्शन है सेक्शन 54 GA, अब आप SEZ में ट्रांसफर कर रहे हो। कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो? SEZ में, और कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सब कुछ सेम। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आप ये आपका 54 GB इंडिविजुअल HUF के लिए लग रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के लिए लग रहा है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आपको खरीदनी है, नहीं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आपको बेचनी है, ठीक है, या प्लॉट है, और आपको एक नई कंपनी स्टार्ट करनी है, और नई कंपनी के आपको शेयर्स लेने हैं, और नई कंपनी विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर उसको क्या करनी है, उसको अपने एसेट परचेज करनी है। नई कंपनी को प्लांट एंड मशीनरी परचेज करनी है। यहाँ पर भी आपसे वो कह रहे हैं नेट कैपिटल गेन आप इन्वेस्ट करो। क्या इन्वेस्ट करो? नेट कैपिटल गेन, मतलब घर बेच के शेयर खरीदो तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। ये बातें हमने कर ली हैं। चलिए टैक्स रेट की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो 111 किस पे लग रहा है? लिस्टेड इक्विटी शेयर्स पे, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पे, या बिजनेस ट्रस्ट पे। तो 15% का हम लगाएंगे STT पेड होना चाहिए। और अगर IFSC में है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, IFSC में अगर जो स्टॉक एक्सचेंज जो लोकेटेड है, ठीक है, और फॉरेन करेंसी में अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो इवन दो STT पेड नहीं भी होगा, फिर भी हम 15% का रेट दे देंगे। और बाकी जितने भी कैपिटल एसेट हैं शॉर्ट टर्म, उसको स्लैब रेट से टैक्सेबल करेंगे। किससे टैक्सेबल करेंगे? स्लैब रेट से। टैक्स रेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की अगर हम बात करें, 112A की हम बात कर रहे हैं, तो 112A शेयर्स, लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर्स पे, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट ऑफ UTI, बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट, इनके केस में शेयर्स के केस में अगर खरीदते और बेचते समय दोनों समय आपने STT पेड किया हो, बाकी के समय बेचते समय अगर आपने STT पेड किया हो, तो हम आपको 10% से कैपिटल गेन देंगे। लेकिन अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख रुपए तक का है, तो हम एग्जेम्प्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये 112A की बात आ गई। 112 कहता है कि अनलिस्टेड सिक्योरिटीज क्लोजली हेल्ड कंपनी के, नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी 10% देंगे विदाउट द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन, और अदर के केस में 20% देंगे अगर आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेते हो। लिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट और जीरो कूपन बॉन्ड, तो 10% विदाउट द इंडेक्सेशन बेनिफिट, 20% इंडेक्सेशन के साथ, अदर एसेट का 20%। और ये जो सेक्शन है आपके, in case of resident individual and HUF, the long-term capital gain taxable under section 112 and 12A or short-term capital gain under section 111A shall be reduced by unexhausted basic exemption limit। मतलब अगर पहले जो आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, पहले हम वो अदर से एडजस्ट करेंगे, अगर फिर भी कुछ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बन जाती है तो इनके साथ एडजस्ट करेंगे। नो डिडक्शन ऑफ चैप्टर 6A कैन बी क्लेम्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन सेक्शंस में आप चैप्टर 6A मतलब 80C से 80U के आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेंगे। देयर आर रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स पेबल एट द रेट ऑफ 10% अंडर सेक्शन 112A। तो इस पे हमें रिबेट मिलता ना 87A में, तो वो रिबेट यहाँ पर हमें नहीं मिलेगा। ये सारी बातें यहाँ तक की थी कैपिटल गेन से रिलेटेड। एक आपका क्विक रिवीजन हो गया, और बाकी आप रीडिंग करेंगे, रिवीजन तो ठीक है, बस एक आपका फास्ट रिवीजन है, आप 1-2 बार इसको देख लीजिए, बट आपको रीडिंग करनी है, नोट्स अच्छे से, मॉड्यूल अच्छे से आपको देखना है, ठीक है। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले चैप्टर के रिवीजन में। तब तक के लिए बाय बाय। अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए और बढ़िया से एग्जाम दीजिए।